हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जानकारी है तो बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। हेडिंग लगाते हैं सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ दैट मींस इसमें एक ही कॉइल है ना, तो इसमें एक सिंगल कॉइल बना लेते हैं हम ऐसे, और इसमें एक हमने सेल और एक की कनेक्ट कर ली है। इसमें मैंने एक ही टर्न दिखाया है, आप चाहो तो देखो ऐसे बना सकते हो इसको ऐसे। इसमें टर्न ज्यादा है, मैंने केवल एक टर्न दिखाया है सिंगल, ये वाला। इसमें लार्ज नंबर टर्न्स कर दिए हैं और एक की और एक सेल से कनेक्ट कर दिया है इसको ऐसे, सेल और की, तो ये एक कॉइल हो गई। ठीक है, सिंगल कॉइल। ठीक है, और अगर आपका सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो ये, और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते तो इसके बगल में एक और अंदर कॉइल रख लेते और उसमें क्या लगाते हैं हम, गैल्वेनोमीटर। ये प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल ऐसे। तो इसमें ये दो कॉइल है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कॉइल, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। और सेल्फ इंडक्शन के लिए एक ही कॉइल, केवल सिंगल कॉइल, उसमें कोई प्राइमरी नहीं सेकेंडरी नहीं, केवल सिंगल कॉइल। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बना लिया। चलो अब पढ़ते हैं कि ये सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। अगर हम किसी कॉइल में करंट में चेंज करें, अगर हम इस कॉइल में करंट में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आई क्या कर रहे हैं, चेंज। ये कौन सी करंट है भाई, जो इस कॉइल में फ्लो करने वाली करंट है, इस करंट को हम बोलते हैं मेन करंट। मेन करंट मतलब जो इस सेल ने इस सर्किट में फ्लो कराई, इस सेल ने जो करंट फ्लो कराई उसको हम बोलेंगे मेन करंट। अगर इसमें चेंज करते हैं तो इस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। अगर हम किसी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं, ये करंट आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन चेंज होना जरूरी है बस। चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, करंट में चेंज आना चाहिए। अगर किसी कॉइल में करंट में चेंज करें तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो चलते हैं समझते हैं कि अगर हम करंट में चेंज करने से उसमें क्यों एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको समझते हैं सेल्फ इंडक्शन को। डेफिनेशन तो दे दी, अब डेफिनेशन को समझते हैं कि कैसे। ठीक है, तो जरा समझें। देखो इस समय की कैसी है, इसमें ओपन है, तो हम क्या कर रहे हैं, ओपन की है इनिशियल, तो I1 कितना है, 0। ये इनिशियल करंट हो गया। जब की ओपन होगी तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। अगर हम की क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो करंट एक स्टेडी स्टेट तक, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करने में कुछ समय लेगी, है ना। जैसे ये आपकी करंट को बढ़ने में कितना सेकंड लगता है, मैक्सिमम स्टेट अटेंड करने में कितना समय लगता है, t सेकंड। ठीक है, और जैसे ये मैक्सिमम स्टेट अटेंड करेगी तो ये करंट कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट। आफ्टर t सेकंड बाद ये करंट कांस्टेंट होगी। लेकिन जब t सेकंड के इंटरवल, टाइम इंटरवल में देखें तो करंट 0 से I2 तक इंक्रीज हुई, 0 से I2 तक इंक्रीज हुई। तो यहां दैट इज करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन कितने टाइम इंटरवल तक, ओनली t सेकंड तक। और आफ्टर t सेकंड ये करंट कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम, दैट मींस स्टेडी स्टेट अटेंड कर लेगी और ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम कौन से कब की तक की बात कर रहे हैं, हम करंट में चेंज करते हैं तो हम कौन से टाइम इंटरवल को देख रहे हैं, केवल t सेकंड टाइम इंटरवल को। t सेकंड टाइम इंटरवल तक जैसे इस की को क्लोज करेंगे तो ये करंट इसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो इस की को हमने क्या कर दिया, क्लोज। जैसे की क्लोज किया तो ये करंट क्या होने लगी, इसमें फ्लो करने लगी और ये इंक्रीज होगी, ये आई, और ये क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, तो ये तो करंट अगर इंक्रीज होगी, जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये करंट इसके इनसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जब कोई करंट फ्लो करती है किसी कॉइल में तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो आपको याद हो थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट कि एक ये करंट फ्लो करा दी हमने, जैसे ये, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है।
करंट की डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, ये करंट की डायरेक्शन, तो फिंगर को हम कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हम करंट की डायरेक्शन को ऐसे बनाएं क्लॉकवाइज, तो आपकी फिंगर को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड थंब रूल, तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं अपनी फिंगर को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। एक बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैग्नेट बना लिया, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, है ना, बाहर नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी, ठीक है, ये बात मालूम होनी चाहिए। चलो देखते हैं, अब इसमें जब करंट प्रोड्यूस होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो हमें ये पता करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ये करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए एक मैंने कॉइल ले ली, थोड़ा कहाँ गया, देखो उसके लिए मैंने एक कॉइल ले ली, ये जो है इस तरह से प्लेस्ड है, तो इसमें देखो ये अप वाला ये डाउन वाला, इसकी एक्सेस और बना देते हैं, ये इसकी एक्सेस हो गई, एक्सेस है, ठीक है, इसे उठा लेता हूँ यहाँ से, आई हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये तो ये इसकी एक्सेस, तो ये अप हो गया और ये डाउन, ठीक है, दैट मींस अप ये और डाउन ये वाला। तो अप वाले में करंट कैसे है, अप वाले में करंट है नीचे से ऊपर की तरफ, दैट मींस नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, है ना, इसमें करंट फ्लो कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसमें अपने राइट हैंड से अपनी फिंगर को कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो इसमें करंट ऐसे है, तो देखो इसमें करंट ऐसे है, दिख रही है ऐसे, और नीचे वाले में, इस वाले नीचे वाले में नीचे की तरफ करंट है, तो अपनी फिंगर को देखो कर्ल करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऊपर वाले में देखोगे तो इसमें करंट ऐसे तो आ रही है, तो अपनी फिंगर को इसी डायरेक्शन में क्या करना है, घुमाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आई, दैट मींस इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने डेवलप किया, हम आई को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इस मेन करंट ने ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ऐसे, है ना, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी, तो इस करंट की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इतना होगा, 0.4 पाई 2 पाई आई ओवर आर, अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो इतना। अगर करंट इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इससे लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्या चली जाएंगी, इंक्रीज हो चली जाएंगी। ऐसे करंट और इंक्रीज हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ गई, करंट और इंक्रीज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ गई, क्यों, करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो ये कंटिन्यूअसली करंट 0 से I2 तक इंक्रीज हो रहा है t सेकंड तक, है ना, तो करंट में चेंज आ रहा है, इसी t सेकंड में देख रहे हैं बस केवल ओनली, तो 0 से करंट इंक्रीज हो रहा है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करंट इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर सम टाइम बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं जब t सेकंड में, तो यहां से यहां तक इस t सेकंड की टाइम इंटरवल में करंट इंक्रीज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, दैट मींस इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप हो जाता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ, जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब इंड्यूस्ड करंट की अगर डायरेक्शन निकालनी हो, भाई इंड्यूस्ड करंट EMF प्रोड्यूस हुआ है और सर्किट क्लोज्ड है, तो एक इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगी, अगर उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में डेवलप होगी, तो बड़ा सिंपल सा है इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना। देखो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालते हैं हम लेंज लॉ से, और लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि इंड्यूस्ड करंट
उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो सेल प्रोड्यूस हुई है। तो जानते हो, अगर आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढना पड़ेगा कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई, उसका कॉज क्या है। अगर आपको इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढना है तो सर कैसे ढूंढे, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढे कैसे? तो जानते हो, फैराडे के फर्स्ट लॉ से ढूंढ लो। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ और सर्किट क्लोज्ड हो तो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो इंड्यूस करंट कब प्रोड्यूस होती है? जब फ्लक्स में चेंज होता है। तो फ्लक्स में चेंज आना का जो कॉज है, फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज है वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है, क्योंकि इंड्यूस करंट तब प्रोड्यूस होगी जब फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है वो आप ढूंढ लीजिए, वही आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होता है। तो यहां पर फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? ये फ्लक्स क्यों चेंज हुआ, इंक्रीज कैसे हुआ? मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से। वैसे तो ये करंट इंक्रीज हो रही थी, लेकिन करंट के इंक्रीज होने से इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था और इस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट दैट मींस चेंज होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, और ये फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो यही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, और मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है। तो इंड्यूस करंट इसी कॉज का क्या करेगी? विरोध करेगी, अपोज करेगी। इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई है मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, फ्लक्स में चेंज आया और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का इंड्यूस करंट विरोध करेगी, कहेगी नहीं मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं दूंगी, इस बढ़ने का विरोध करेगी। तो बढ़ने का विरोध कैसे करे? तो देखो, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। भाई एवरी करंट भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो वो अपना इंड्यूस करंट एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अगर इसी की डायरेक्शन में कर दोगे, देखो ऐसे, ये इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड मान लो, तो ये ऐड हो जाएगा तो और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। देखो ऐसे, ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? ये मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड करंट का, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला पहले से, ये मेन करंट का इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मेन करंट का मैग्नेटिक फील्ड, ये मेन करंट क्या कर रही थी? इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रही थी। तो इंड्यूस्ड करंट इस मेन करंट के द्वारा बढ़ाए गए मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगी, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, दैट मींस ऐसे। और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी तो देखो, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है जस्ट इसके अपोजिट, तो करंट भी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, जैसे ये मेन करंट की डायरेक्शन ये है, मेन करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मींस आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, समझ में आ रहा है? ऐसे कि देखो, ये एक सर्किट है, ऐसे एक कॉइल है, अगर हम इसमें करंट इंक्रीज कर दें, तो ये कौन सी करंट है? मेन करंट। अगर आप इस मेन करंट को इंक्रीज करोगे तो इसके अंदर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस ऐसे, इस इंडक्टर में ये मेन करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, तो इंड्यूस करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसे इंड्यूस करंट। ठीक है, ऐसे। को समझ में आया? क्लियर है? तो समझ में आया ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि मैग्नेटिक इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वो जस्ट इसके इस मेन करंट के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगी। समझ में आया? इसीलिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से दिखाएंगे। तो एक बात समझ लीजिए सीधा सीधा, अगर फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो इंड्यूस करंट मेन करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अगर फ्लक्स कभी इंक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस करंट इस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। समझाने की कोशिश करी, जैसे उल्टा करते इसको, अगर हम सेकंड केस बनाते इसका,
जैसे हम फिर दोबारा से इस कॉइल को बना लें ऐसे, लेकिन अब की क्लोज्ड है पहले से, है ना? तो इनिशियली की कैसी है, क्लोज्ड, तो करंट I1 जीरो नहीं है, दैट मींस इसमें करंट फ्लो कर रही है, ऐसे कर रही है, मान लो ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। और ये करंट अब फ्लो कर रही है आपकी इसमें। अब आपका समताम बाद इस की को क्या कर देंगे, क्लोज कर, ओपन कर दें, सॉरी। जैसे ही ओपन करोगे तो I2 कितना हो जाएगा, जीरो, लेकिन इस करंट को जीरो होने में t सेकेंड लगता है। तो करंट ये जो डिक्रीज हो रही है, यहाँ करंट क्या हो रही है, डिक्रीज, कितने टाइम इंटरवल तक, t सेकेंड तक। t सेकेंड बाद करंट परमानेंटली जीरो हो जाएगी, तो t सेकेंड बाद उसमें करंट में चेंज आना बंद हो जाएगा। तो ये करंट में चेंज केवल t सेकेंड तक आ रहा है, दैट मींस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल तक करंट में चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, ऐसा। अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो इस कॉइल्स, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगे, अभी समझाया था मैंने, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो ऐसे ही डेवलप होगा, ऐसे। पहले करंट लार्ज था, मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसी होंगी, मैक्सिमम होंगी, ऐसे, है ना। लेकिन जैसे जैसे करंट घटेगा, अगर करंट घटता है, डिक्रीज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होने लगेगा। अगर करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब है इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होंगी। करंट घटा, मैग्नेटिक फील्ड घटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती चली जा रही हैं। तो फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, फाई प्रोपोर्शनल टू B डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी, वो फ्लक्स के इंक्रीज होने का विरोध करेगी, क्योंकि फ्लक्स, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का घटना। क्योंकि फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज होता है वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होता है। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना। तो इंड्यूस करंट इस तरह से डेवलप होगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का विरोध करेगी, कहेगी इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं डिक्रीज नहीं होने देंगे। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी हैं, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डिक्रीज हो रही थी, ये मेन करंट की थी, ये मेन करंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। और ये मेन करंट जब डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही होंगी, तो इंड्यूस करंट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लगाएगी, ऐसे ही। ये इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड, ये किसका, इंड्यूस्ड करंट भी। देखो करंट तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, कोई सी भी करंट हो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। तो ये किसने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, इंड्यूस करंट ने। ये भी इसी डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू कर देगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही थी उनको बढ़ाने की कोशिश करेगी। देखो डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ये मेन करंट का मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे, डायरेक्शन सेम है। तो ये बताओ इस मेन करंट की डायरेक्शन कैसी थी, ये, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था इस डायरेक्शन में, और इंड्यूस करंट भी अपने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रही है। दैट मींस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होगी इस मेन करंट जैसी। आप चाहो तो उसको ऐसे बना सकते हो, अगर आपका करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे ये कॉइल बना दी, अगर ये मेन करंट है, ये इस तरह से फ्लो कर रही है, और ये करंट क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये करंट जब डिक्रीज होगी तो इसमें जो इंड्यूस करंट डेवलप होगी तो वो इसको डिक्रीज होने का विरोध करेगी, ये इंड्यूस करंट, वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी, सेम डायरेक्शन में। तो कभी भी फ्लक्स डिक्रीज हो, देखो करंट डिक्रीज तो फ्लक्स डिक्रीज, तो फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मेन करंट की डायरेक्शन में ही होती है। तो देखो यहां ये मेन करंट बढ़ रही थी तो इंड्यूस करंट इस तरह से डेवलप हुई, इस मेन करंट के बढ़ने का विरोध करने लगी। मेन करंट घट रही थी तो इंड्यूस करंट इस तरह से डेवलप हुई कि वो इस मेन करंट के घटने का विरोध करने लगी, कहेगी नहीं तो ये घटने नहीं देंगे, बढ़ाएंगे, तो उसकी हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। समझ में आया कुछ, ये डायरेक्शन किस तरह से दिखाते हैं। और इंड्यूस ईएमएफ क्यों डेवलप हो रहा है, समझ में आ रहा है, करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने से। अगर करंट कांस्टेंट रहे, अगर इसमें फ्लो करने वाली करंट कांस्टेंट रहती है, आई कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ
डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात समझा आपने कि इसमें कंसेप्ट क्या है, जब हम की को क्लोज करते हैं दैट मीन सर्किट बनाते हैं, तो इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी वो इस मेन करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इमीडिएटली तुरंत नहीं पहुंचने देगी, थोड़ा सा उसे डिले कर देगी। क्यों? क्योंकि जो मेन करंट इंक्रीज हो रही है तो इसमें ये इंड्यूस करंट इसके इंक्रीज होने का विरोध करने लगेगी, और जब ये इंक्रीज होने का विरोध करने लगेगी तो ये करंट जो मेन करंट है ये इमीडिएटली तुरंत सर्किट क्लोज करने के बाद इमीडिएटली अपनी स्टडी स्टेट दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा टाइम डिले कर देगी उसे मैक्सिमम होने के में। ऐसे ही जब आप करंट डिक्रीज हो रही होगी, इसमें अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट इस करंट के डिक्रीज होने का विरोध करेगी, कहेगी मैं इस करंट को डिक्रीज नहीं होने दूंगी, करंट बढ़ाएगी। तो जब सर्किट ब्रेक करते हैं हम, तो इंड्यूस करंट इस करंट को इमीडिएटली जीरो नहीं होने देगी, इसे घटके तुरंत जीरो नहीं होने देगी, थोड़ा सा उसे जीरो होने में डिले कर देगी। समझ में आया आपको ये? ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला। चलो इसको एक लिख के दिखाता हूं मैं। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी इसके ऊपर हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे इस वाली लाइन के ऊपर। इस सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट इज दैट द करंट डज नॉट बिकम्स मैक्सिमम इमीडिएटली ऑन द मेकिंग सर्किट। देखो इसमें हम सर्किट मेकिंग कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। पहले की कैसी थी? ओपन। जैसे हम की क्लोज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगी। अब इस करंट को वो इमीडिएटली मैक्सिमम नहीं होने देगी। जैसे इस करंट, मान लो ये करंट I1 0 से 2 एम्पियर तक करंट फ्लो करती है, और इसे फ्लो करने में समय लगता है, अगर इंड्यूस करंट का कोई रोल नहीं है तो, मान लो कोई इंड्यूस करंट नहीं है तो इस करंट को 0 से 2 एम्पियर होने में लगता है 1 सेकेंड, है ना। लेकिन अगर इंड्यूस करंट का रोल है तो जैसे ही करंट इंक्रीज हुई तो अब इसमें एक जो इंड्यूस करंट डेवलप होगी, देखो ये करंट मेन करंट है, इंक्रीज हो रही है 0 से 2 एम्पियर, ये तो मेन करंट है, तो इसमें एक इंड्यूस करंट डेवलप होगी जो इस मेन करंट को इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट मींस ये वाली इस तक पहुंचने में इमीडिएटली नहीं पहुंचने देगी, दैट मींस उसे डिले कर देगी। पहुंच तो जाएगा लेकिन डिले होगा, 1 सेकंड में नहीं पहुंचेगा, 2 सेकंड में या 1.5 सेकंड में पहुंचेगा या 2 सेकंड में पहुंचेगा, समय बढ़ जाएगा इसी करंट को 0 से मैक्सिमम करंट तक होने में, समय इंक्रीज हो जाएगा। द इफेक्ट इज दैट करंट डज नॉट बिकम्स मैक्सिमम इमीडिएटली ऑन द मेकिंग सर्किट, क्योंकि जब करंट इंक्रीज होता है, क्योंकि मेकिंग सर्किट करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, तो जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी वो इस मेन करंट के बढ़ने का विरोध करेगी। इसे बढ़ने का विरोध करेगी तो तुरंत उसे 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचने देगी। ऐसे ये है कि अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो वो इमीडिएटली 0 नहीं होगी, कि जैसे सर्किट तुमने ब्रेक किया तो इमीडिएटली करंट 0 नहीं होने देगी। कौन? इंड्यूस करंट। क्योंकि इंड्यूस करंट, जब करंट डिक्रीज होती है तो ये इंड्यूस करंट इस करंट के डिक्रीज होने का विरोध करती है, कहती है कि नहीं, इस करंट को डिक्रीज नहीं होने देंगे, बढ़ाएंगे, तो उसकी हेल्प करने लग जाती है, तो उस करंट को 0 होने में थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है। तो वो समझ में आपको तो लिख रहा है, एंड डज नॉट बिकम 0 इमीडिएटली ऑन द ब्रेकिंग सर्किट। ये लाइन समझ लो, ये सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा चलो डायरेक्शन समझ में आई आपको। तो ये बात समझ में आई कि अगर करंट इंक्रीज हो रही हो तो मेन करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो करेगी, अगर करंट डिक्रीज हो रही हो तो जो मेन करंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में करंट क्या हो रही है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक, चलिए अब इसमें एक बात और समझो। एक बात बताओ, अगर यहां करंट इंक्रीज हो रहा था, आई अगर इंक्रीज हो रहा था तो इससे लिंक करने वाला फ्लक्स क्या हो रहा था? इंक्रीज। अब देखो इसमें करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो करंट डिक्रीज हो रहा है तो इससे लिंक करने वाला फ्लक्स तो डिक्रीज हो रहा है। तो करंट का फ्लक्स के साथ रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन, प्रोपोर्शनल टू, ऐसे फाई प्रोपोर्शनल टू आई। करंट इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, करंट डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज। तो करंट का फ्लक्स के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन।
मान लो ये एक कॉइल से केवल एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स है, ये एक टर्न दिखाया मैंने, कॉइल तो एक ही है, ये भी एक कॉइल है और ये भी एक ही कॉइल है। टर्न इसमें कितने हैं, एक टर्न, 2 3 4 5 टर्न है, कॉइल एक ही मानेंगे लेकिन टर्न 5 है। तो मान लो एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, 5, तो 5 प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल टर्म उठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है Li, ये देखो ऐसे 5 बराबर Li। L क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जिसका नेम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन, लेकिन आगे क्या लगाया है, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। फेनोमेना का नाम है सेल्फ इंडक्शन और इस कांस्टेंट टर्म का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका एक नाम और लिख सकते हो आप, कोएफिशिएंट हटा दें और क्या लिखें, सेल्फ इंडक्टेंस। देखो इंडक्टेंस है, ये इंडक्शन है, अगर कोएफिशिएंट लगाओगे तो सेल्फ इंडक्शन लिखोगे और कोएफिशिएंट नहीं लगाओगे तो इंडक्टेंस लिखोगे। L एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहां से अगर हम L की वैल्यू निकालें तो L इज इक्वल टू आएगा 5/I। ये देखो ऐसे। लेकिन अगर टर्न कितने हो, n टर्न हो, कॉइल में कितने टर्न हो, n टर्न हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, n हो, तो एक टर्न से फ्लक्स लिंक करता है 5, तो टोटल n टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, n5 है ना। तो L की जो वैल्यू होगी वो n5/I। ये एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स, एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करता है, 5, तो n टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, n5। ये टोटल फ्लक्स, n टर्न से लिंक करने वाला टोटल फ्लक्स। क्लियर, तो आप ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको? अच्छा, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाता हूं। ठीक है, आगे इसमें क्या है, देखो फैराडे का सेकंड लॉ आता है आपको, क्योंकि हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं कि जब किसी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और इस फेनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो भाई अगर किसी कॉइल में करंट में चेंज करें तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, तो फैराडे लॉ कह देता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का d∅/dt, ऐसे है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस का d/dt, फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू है Li। L तो कैसा टर्म है भाई, कांस्टेंट टर्म है, तो L तो बाहर आ गया, तो E बराबर माइनस का L di/dt। लेकिन ये तो उस कॉइल में फ्लो करने वाली करंट कैसी थी, अगर कांस्टेंट रहे, अगर किसी कॉइल में, अगर इस कॉइल में फ्लो करने वाली करंट अगर कांस्टेंट रहे, इफ अगर I कांस्टेंट देन di/dt की वैल्यू कितनी, 0। सर क्यों, I कांस्टेंट होगा तो di/dt की वैल्यू 0 क्यों होगी, आपने एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है, d/dt। किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0। अगर यहाँ I कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इसीलिए E कितना होगा, 0। तो अगर करंट कांस्टेंट होगी तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, लेकिन अगर करंट वेरिएबल हुई, I चेंज हो रही टाइम के साथ, I चेंज हो रहा है, अगर I वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो इंड्यूस्ड डेवलप होगा, कितना होगा समझ में आ रहा है, इतना इंड्यूस्ड डेवलप होगा, ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप इस फॉर्मूले को लिखना चाहो, जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल, अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस का L ΔI/T। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी का झंझट नहीं है ना, कुछ भी, क्योंकि इसमें एक ही कॉइल है। तो E इज इक्वल टू माइनस का L ΔI/T। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का L फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट ओवर टाइम। देखो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। ये t सेकंड, करंट में कितना, I1 से I2 होने में कितना समय लगा, t, तो करंट में चेंज आने में लगा समय t, तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा।
अगर आप यहां से सेल्फ इंडक्शन की यूनिट निकालना चाहते हो इस फॉर्मूले से, क्लियर है? सेल्फ इंडक्शन की यूनिट देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है तो ये टॉपिक फटाफट हो जाएगा। यहां से देखो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस दैट मीन्स एल की यूनिट चाहते हैं इस कांस्टेंट टर्म की। तो इस कांस्टेंट टर्म की यूनिट कैसे निकालते हैं इसको देख लो। तो एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई ओवर ई इंटू टी ओवर डेल्टा आई। तो इसका से मल्टीप्लाई कर लो टी का, डेल्टा आई को नीचे ले आओ। तो एल की यूनिट लिखें यूनिट ऑफ एल, तो इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी सेकंड और इसकी एम्पियर। तो आप नोटिस करिए, नोटिस किया आपने एक बार कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट और इसकी यूनिट कैसी आ रही है, बिल्कुल सेम ही आ रही है। उसकी भी यूनिट वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर था, ये भी वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर है। इसको आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो ओम इंटू सेकंड वोल्ट पर एम्पियर, वी ओवर वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी ओवर आई इज इक्वल टू आर। इसकी वोल्ट, इसकी एम्पियर और इसकी ओम, तो वोल्ट पर एम्पियर ओम के बराबर। आपको याद हो मैंने इस वोल्ट को चेंज किया था, इसकी एक यूनिट और आई थी जूल पर एम्पियर स्क्वायर, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको, और एक इसकी यूनिट आई थी वेबर पर एम्पियर। ये वेबर पर एम्पियर कहां से आई पता है? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा फाई बराबर एल आई, तो एल बराबर फाई ओवर आई, तो इसकी वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की और करंट की एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। और एक इसकी यूनिट होती है हेनरी, क्योंकि इसकी डिस्कवरी, इसके बारे में जो रिसर्च करके बताया था वो जोसेफ हेनरी ने बताया था, इसीलिए हेनरी। ठीक है, तो ये इसमें आगे हम टॉपिक पढ़ सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस कह रहा है, दैट मींस कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन पूछ रहा है। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, वो तो फेनोमेना हो गया, और एक है डेफिनेशन, डिफाइन करो सेल्फ इंडक्टेंस दैट मींस कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करने की कह रहा है। तो कभी भी कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन आती है तो फॉर्मूले से आती है। तो देखो आप डेफिनेशन दे सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू माइनस का L डी आई ओवर डी टी, इसलिए है ना। तो इफ डी आई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी, 1 एम्पियर पर सेकेंड। वैसे इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, इन द कॉइल, बस इसका नेम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, दैट मींस 1 सेकेंड में करंट में कितना चेंज आए, 1 एम्पियर का। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर में करंट में चेंज आए। देन अगर आप इसमें इसकी वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड रख दोगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी, E के बराबर। यहां माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इंड्यूस ईएमएफ उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, दैट मींस डायरेक्शन को, यही तो लेंस लॉ है, तो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, लेंस लॉ डायरेक्शन को बताता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बना दो आप, इसको डेफिनेशन बना सकते हो इसको। तो इसका नाम लिख लो, एल का नाम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, इसका नाम एज इक्वल टू द, इसका नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अब ये बताओ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कब होता है, व्हेन द रेट ऑफ change of current in the coil is unity, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और इसकी वैल्यू 1 हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, दैट मीन्स यूनिटी हो, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अगर किसी कॉइल में
1 सेकंड में कितना करंट में चेंज आए, 1 एम्पियर पर सेकंड। तो उस कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस डेवलप होता है वही उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई कांस्टेंट टर्म एल की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, है ना। एक डेरिवेशन करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलिनॉइड, ड्यू टू सोलिनॉइड। तो देखो आपको सोलिनॉइड तो याद होगा, अगर हम एक सोलिनॉइड बनाते हैं ऐसे ऐसे, है ना, और इसमें हम करंट फ्लो करा दें, ये है ना, और इसकी जो लेंथ हो वो इसके डायमीटर से बड़ा हो तो उसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं। पहले हम इसको ऐसे ना देते, एक लकड़ी का कार्डबोर्ड ले सकते हो आप, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड, और इस पर वायर टर्न कर दो बहुत सारे ऐसे, है ना। ये इंसुलेटर का था, इसका कोई मतलब नहीं होता, बस केवल ये सपोर्ट मिल जाता है इसको इससे, है ना, और इसमें हम करंट फ्लो करा दें। तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या है, सोलिनॉइड। तो ये सोलिनॉइड है। तो आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड सेंटर पर, एट सेंटर, है ना, कितना होता है बी सेंटर पर या इनसाइड होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई mi, ऐसे लिखते हैं। आप चाहो तो इसमें से 4 पाई कैंसिल कर सकते हो, म्यू 0 ni, इतना होता है सेंटर, इनसाइड या मिडिल पर मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कंसेप्ट इस इनका है स्मॉल एन, यहाँ स्मॉल एन याद है आपको, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ टन्स, ऐसे ये ध्यान रखना, ये टोटल नंबर ऑफ टन्स। अगर इसमें कितने टर्न, 1 2 3 n, तो ये एक टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ये n वाला टर्न, कितनी लेंथ में टर्न है ये n, l लेंथ में। तो l लेंथ में कितने टर्न हैं, n, तो 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न होंगे, n बाई l, और 1 मीटर लेंथ में जो टर्न होते हैं उसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दैट मींस स्मॉल n बाई l। यहाँ स्मॉल n का नेम ध्यान रखना, इस सोलिनॉइड के लिए होता है। ठीक है, हम सोलिनॉइड इधर ही डाला है, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलिनॉइड। तो एक इसमें क्या ले लीजिए आप, सोलिनॉइड ले लिया ऐसे ऐसे, और इसमें एक की और एक सेल लगा दिया ऐसे। तो इसमें करंट में चेंज करें हम पहले, तभी तो सेल्फ इंडक्टेंस वाला फिर आएगा। तो इसमें की ओपन है, पहले की ओपन, फिर इस की को क्लोज कर दें तो करंट फ्लो करेगा आपका इसमें। तो आपको याद है, आपको we know that self inductance of a coil L बराबर होता है Ni ओवर 5, सॉरी L इज इक्वल टू होता है, ये होता था 5 प्रोपोर्शनल टू I, तो 5 प्रोपोर्शनल टू I, तो 5 बराबर Li, तो L बराबर कितना 5 ओवर I। अगर टर्न n है तो n 5 ओवर I, तो L की वैल्यू थी n 5 ओवर I। इसमें कितने टर्न माने मैंने, L लेंथ में n टर्न माने, कितने टर्न है L n टर्न है। लेट कर सकते हो कि लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, टोटल नंबर ऑफ टर्न, है ना, कितनी लेंथ में, L लेंथ में। तो सेल्फ इंडक्टेंस इतना, ये सेल्फ इंडक्टेंस है कैपिटल है, ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, हमने डेराइव किया था। ठीक है, अच्छा अब एक बताओ फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। फ्लक्स के लिए जैसे इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा भाई, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगे इससे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इससे। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ड्यू टू
लॉन्ग सॉलिनॉइड। तो कितना होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई एन आई स्मॉल एन आई। ये रहा। अब चाहो तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हो, तो लिख सकते हो म्यू 0 स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन आई की जगह पे आप लिख सकते हो कैपिटल एन बटे एल। एन एल लेंथ में एन टर्म है, तो स्मॉल एन की वैल्यू लिख सकते हो कैपिटल एन बाई एल। ये इतना मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सॉलिनॉइड, है ना। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा सॉलिनॉइड से, तो फाई बराबर कितना बी ए होता है। लेकिन एक ये तो फ्लक्स निकालने एक टर्न से, तो ये एक टर्न का फ्लक्स है ना फाई। अगर एन टर्न निकालना है तो एन टर्न लगा तो दिया एन आगे, तो एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है फाइव। ये एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स है बी ए, फाइव बराबर बी ए cos थीटा। बी और एरिया की डायरेक्शन सेम हो जाएगी भाई, ये कॉइल इस तरह से लिया है तो एरिया की डायरेक्शन भी ऐसी आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस के अलावा होता ही है, तो थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो फ्लक्स निकल जाएगा म्यू 0 ओवर 4 सॉरी म्यू 0 एन आई ओवर कैपिटल है, और ए इतना फ्लक्स, और ये वाली वैल्यू इसमें डाल दें तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कुछ नहीं है, फ्लक्स निकालना है यार। फ्लक्स बराबर बी ए पढ़ा है, बी करंट फ्लो कराएंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सॉलिनॉइड के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड मालूम है तो फ्लक्स निकल आएगा, फ्लक्स वैल्यू यहाँ रख दो, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। बहुत इजी डेरिवेशन है। तो L इज इक्वल टू N ओवर I मल्टीप्लाइड बाय फाई की वैल्यू ये कितनी है, म्यू 0 N I A ओवर N, I से I कैंसिल, तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू 0 N स्क्वायर A ओवर N। सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपका शेप और साइज पे डिपेंड करता है, दैट मींस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस कॉइल का सॉलिनॉइड का साइज बढ़ाएं ऐसे, तो ये इसी का तो कॉइल का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक। अगर इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, ऐसे ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। तो अगर साइज बढ़ा दे इस सॉलिनॉइड का तो एरिया चेंज होगा। तो इसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ सॉलिनॉइड पर, और लेंथ में भी डिपेंड कर रहा है इसकी, दैट मींस साइज पर कर रहा है। लेंथ बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड नंबर ऑफ टर्न पर कैसे डिपेंड करता है। तो मोस्टली बच्चे लिख देते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। गलत है ये। आपको लिखना है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल या सॉलिनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सॉलिनॉइड, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। इस नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्फ इंडक्टेंस का। अगर आप ऐसे बोलते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हो गया। आपको ये बोलना है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। कैसा रिलेशन है। अगर देखो बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट रखें, केवल नंबर ऑफ टर्न चेंज करें, केवल एक सॉलिनॉइड है उसमें सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, केवल नंबर ऑफ टर्न चेंज हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं L1 ओवर L2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2 का होल स्क्वायर। तो देखो एक फॉर्मूला बन गया। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और बताओ। जैसे अगर हम ऐसे बना रहे हैं सॉलिनॉइड, तो जानते हो इसके बिटवीन क्या है, एयर। तो ये एयर कोर है, और एयर कोर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है।
तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखें सोलिनॉइड का, तो L बराबर लिखेंगे म्यू 0 n स्क्वायर A ओवर L, ये सेल्फ इंडक्टेंस L हेनरी। लेकिन अगर हम इस कॉइल के बिटवीन एक सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्ट कर दें, दैट मीन्स ऐसे, ये एक सॉफ्ट आयरन की रॉड है, ये क्या है आपकी सॉफ्ट आयरन रॉड ऐसे। तो अगर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, ये इस तरीके से इसके बिटवीन इंसर्ट कर दी, तो इसके इंसर्ट करने से सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं आप इसको। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा इसका, एल डैश की वैल्यू कितनी, म्यू 0 म्यू आर एन स्क्वायर ए ओवर एल। तो जैसे ही हम इसमें इस कोर में, अगर ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको इसके अंदर डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स आपका सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये ऐसे। इसमें म्यू आर क्या है, म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर या मीडियम कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एयर मीडियम है, एयर के लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करने से सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला भी। क्लियर है आपको, ये समझ में आया सारा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा इस टॉपिक के ऊपर, इजी सा क्वेश्चन है काफी। A coil of wire certain radius has 600 टर्न, तो सॉल्यूशन N1 दे रखे हैं 600 टर्न, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। हमने चेंज कर लिया ना तो स्मॉल n को कैपिटल N में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये। तो 600 टर्न है उसमें, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 108 मिली हेनरी, दैट मींस L1 108 मिली हेनरी है, ये मिली, 1 मिली हेनरी में 10 की पावर माइनस के 3, माइक्रो हेनरी होता तो 10 की पावर माइनस के 6 हेनरी, है ना। तो मिली हेनरी, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है। सिमिलर कॉइल, तो मैंने कहा ना, अगर हम केवल सारे फैक्टर कांस्टेंट रखें, सेम रखें, बस नंबर ऑफ टर्न चेंज करें, तो सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होगा, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, सिमिलर कॉइल व्हिच हैज 500 टर्न, N2 इज इक्वल टू कितना 500 टर्न। तो आप इस वाले को देखो, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लो, L प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। सिमिलर कॉइल है तो बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट होंगे तो L नंबर ऑफ टर्न्स के साथ ऐसा रिलेशन रखता है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2 का क्या होल स्क्वायर। आपको सबकी वैल्यू मालूम है, देखो L1 की वैल्यू मालूम है, N1 N2 L2 सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, फाइंड आउट कर लेना L2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, एक क्वेश्चन इसके भी ऊपर आ सकता है। आपको कहेगा एक एयर कोर है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस गिवन होगा, अगर उसमें सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर दें उसका भी सेल्फ इंडक्टेंस गिवन हो, और कहे कि सॉफ्ट आयरन कोर की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। यदि आप हम रिलेशन निकालना चाहें, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, चलो समझो कैसे निकालते हैं। ये तो सॉलिनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग सॉलिनॉइड, लॉन्ग सॉलिनॉइड है ना, कि एक हमारे पास ये है प्राइमरी कॉइल, ऐसे ना देता हूं, एक ये मैंने कार्डबोर्ड लिया सिलेंड्रिकल वुड का, वुडन इंसुलेटर, सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है ये, और इस पर एक हमने इस तरह से टर्न बना दिए हैं,
ठीक है, और इसमें एक की लगा दिए, तो ये प्राइमरी कॉइल हो गई, और इसी पर हमने एक सेकेंडरी कॉइल लपेट दी है, इसमें गैलो बिट लगा दिया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। ठीक है, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मालूम है इसका, म्यू 0 एन पी एन एस ए ओवर एल, याद आ गया वो सबको फॉर्मूला, हमने पीछे ड्राइव किया है इसको। अच्छा, अगर इसमें देखो, इसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, एल पी म्यू 0 एन पी का स्क्वायर ए ओवर एल। ठीक है, हम लेंथ सेम मान रहे हैं, प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की लेंथ कैसी मान के चल रहे हैं, सेम है ना, जितनी प्राइमरी कॉइल की लेंथ है उतनी सेकेंडरी कॉइल की लेंथ है, तो म्यू 0 एन पी का स्क्वायर ए और एल। अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था, म्यू 0 एन स्क्वायर बटे एल, तो प्राइमरी के लिए लिख रहे हैं तो एल पी, ऐसे ही सेकेंडरी के लिए लिखें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो एल एस इज इक्वल टू म्यू 0 एन एस का स्क्वायर ए ओवर एल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, तो एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, इसे सेकंड इक्वेशन मान लें, इसे थर्ड इक्वेशन मान लें, तो ना हम इसका स्क्वायर कर लें, एम का स्क्वायर कर लें बोथ साइड का, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर लें बोथ साइड, तो एम का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 0 का स्क्वायर एन पी का स्क्वायर एन एस का स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड, ये लिखिए। तो आप इसमें देखो एम का स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, म्यू 0 एन पी का स्क्वायर ए ओवर एल मल्टीप्लाइड म्यू 0 एन एस का स्क्वायर ए ओवर एल। चेक करो, म्यू 0 का स्क्वायर था तो उसे दो बार लिख लिया, म्यू 0 एन पी का स्क्वायर पूरा के पूरा लिख दिया, ए का स्क्वायर था ए लिख लिया, ए का स्क्वायर ए हो गया, देखो ये एल स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को, देखो ठीक है। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं एलपी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो इसे लिख सकते हैं इनटू एलएस, तो एम बराबर हो गया रूट के अंदर एलपी इनटू एलएस। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात बताऊं, जब मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तब मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करने में एक क्या है अजम्पशन, वो अजम्पशन क्या है कि परफेक्ट कपलिंग, परफेक्ट कपलिंग याद है मैंने डेफिनेशन समझाई थी म्यूचुअल इंडक्टेंस में, एक बार और बता देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कपलिंग। जब एक बताओ, जब हम करंट में चेंज कर रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल में कर रहे हैं, है ना, करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं मेन करंट, तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी किस में डेवलप होगा, प्राइमरी में, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से लिंक करता है, प्रोड्यूस जनरेट हुआ प्राइमरी कॉइल में, क्योंकि करंट किस में फ्लो कराई, प्राइमरी कॉइल में, म्यूचुअल इंडक्शन याद करो थोड़ा सा, तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराई तो इसी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से जाके लिंक कर गया, तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है, तो आपको याद आया ये बात। तो मैंने कहा था अगर प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, एंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक करे, पूरा के पूरा लिंक करे, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग। नो कपलिंग का मतलब क्या है, नो कपलिंग का मतलब है कि प्राइमरी में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक ना करे, अगर बिल्कुल भी लिंक ना करे, प्राइमरी में जनरेट होने वाला फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से बिल्कुल भी लिंक नहीं करता, तो हम कहते हैं नो कपलिंग। अगर प्राइमरी का में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, एंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कर जाता है, तो हम कहते हैं उसे परफेक्ट कपलिंग। तो ये फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया था ये परफेक्ट कपलिंग में किया था, हमने ये एज्यूम करके किया था कि अगर प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो एंटायरली सेकेंडरी कॉइल से पूरा के पूरा लिंक कर रहा है, दैट मींस परफेक्ट कपलिंग में। तो ये परफेक्ट कपलिंग में है, दैट मींस ये फॉर्मूला भी परफेक्ट कपलिंग में है, और परफेक्ट कपलिंग में है तो यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं m बराबर 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करके 1 इंटू एल पी इंटू एल एस,
ऐसे। भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कोई चेंज है क्या? कोई चेंज नहीं। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा, हम इसकी जगह पे के लिख देंगे, के रूट के अंदर LP इंटू LS, वेयर के क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर के की वैल्यू 1 है तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग। कैसा? परफेक्ट कपलिंग। परफेक्ट कपलिंग का मतलब होता है कि प्राइमरी कॉइल में जनरेट होने वाला इंटायर फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक करे, पूरा के पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाए, तो उसे बोलेंगे परफेक्ट कपलिंग। तो उस वाले केस में के की वैल्यू 1 होती है। अगर के की वैल्यू 0 रहे तो इसे बोलेंगे नो कपलिंग, नो कपलिंग। इसका मतलब है कि प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला या मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से बिल्कुल भी लिंक ना करे। अगर जब प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से बिल्कुल लिंक नहीं करेगा तो के वैल्यू 0, और इस वाले केस में एम कितना हो जाएगा? 0। और परफेक्ट कपलिंग वाले में एम कैसा होगा? मैक्सिमम LP इंटू LS, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और के की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, के की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो इंटरमीडिएट कपलिंग। तो क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कपलिंग। दैट मीन्स एम की वैल्यू कैसी रहेगी? इंटरमीडिएट। ठीक है, ये बात समझ में आती है? एक रिलेशन है, मैंने आपको ये 3 ओरिएंटेशन बना के दिखाए थे। ये परफेक्ट कपलिंग का ओरिएंटेशन है, नो कपलिंग मतलब दूर दूर रख लें काफी, और इंटरमीडिएट जब कॉइल दोनों की एक्सेस कैसे होती है? कोएक्सियल, तो इंटरमीडिएट होती है। ठीक है भाई, समझ में आया आपको ये? ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड, फिगर शोज एन इंडक्टर, तो ये इंडक्टर है L, रजिस्टर R है, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच, बैटरी और स्विच। द रेजिस्टेंस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ R, इसका जो रेजिस्टेंस है इज सेम दैट ऑफ कॉइल दैट मेक L, दैट मींस इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम है। इंपॉर्टेंट वर्ड एक कि इस इंडक्टर का, ये वायर का बना है ना कॉइल, तो इसका एक लीनियर रेजिस्टेंस होगा, और इसका रेजिस्टेंस, रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस, ये दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है? सेम। बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ R मतलब ये इज सेम एज दैट ऑफ कॉइल, कॉइल दैट मेक्स L, इनके रेजिस्टेंस कैसे हैं? सेम है। फिर कह रहा है टू आइडेंटिकल बल्ब, मतलब एक जैसे बल्ब है, ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब कैसे? बिल्कुल सिमिलरली है, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस भी सेम हो, क्योंकि कैसे हैं? आइडेंटिकल है। आर पुट इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट, दोनों आर्म पुट कर दी, एक आर्म हो गई ये इंडक्टर की आर्म, इस वाली आर्म को बोलेंगे हम इंडक्टर की आर्म, और इस वाली आर्म को बोलेंगे रजिस्टर की आर्म, ये रजिस्टर की आर्म। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द बल्ब लाइट अप ब्राइट व्हेन एस इज क्लोज्ड, जैसे ही हम स्विच एस को क्लोज करेंगे तो इन दोनों बल्बों में से कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटली, ज्यादा चमकेगा? ये कह रहा है ज्यादा चमकेगा, जैसे ही हम इसे क्लोज करें तो इन दोनों बल्बों में से कौन सा अधिक चमकेगा? तो जानते हो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होती है? जिसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो, और हीट प्रोड्यूस जिसमें ज्यादा होगी जिसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसमें वही ज्यादा चमके। तो बताओ किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा? चेक करो, तो आप बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? जैसे ही हम स्विच एस क्लोज करें, जैसे ही एस क्लोज करें तो इन दोनों बल्बों में से कौन अधिक चमकेगा? सोचा? ठीक है, मैं बताता हूं। तो पहली बात समझो, देखो यहां से अगर हम करंट इसे क्लोज करेंगे तो यहां से करंट चलेगी आई, यहां तक ये करंट आई, यहां आके ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसा? सेम।
ये दोनों बल्ब एक जैसे हैं, तो इसका और इसका रेजिस्टेंस कैसा, सेम। तो इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस और इस वाली आर्म का रेजिस्टेंस कैसा, सेम। भाई ये दोनों एक जैसे हैं और इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो यहां से ये करंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें भी I/2 जाएगी और इसमें भी I/2 जाएगी। ठीक है, दोनों में करंट I/2 गई। अब करंट दोनों में I/2 जा रही है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि करंट इक्वल जा रही दोनों में, इसीलिए दोनों स्विच एस को क्लोज करते ही दोनों बल्ब इक्वली ब्राइट हो जाएंगे। नहीं, जानते हो जैसे ही इसमें करंट जाएगी, ये कॉइल है, तो जैसे इसमें करंट जाएगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओपन था ये स्विच, तो इस इंडक्टर को जरा समझो, ये भी मैंने समझाया था, ये इंडक्टर है, ये आपका सेल लगा हुआ है ऐसे। जब ये की ओपन है तो इसमें कोई करंट नहीं है, I0 है। जैसे इसको क्लोज किया तो इसके अंदर करंट गई I/2, तो करंट इंक्रीज हो गई, I1 से I2 हो गई I/2, ये इंक्रीज हो रही होगी। सडनली तो इंक्रीज नहीं हो जाएगी, 0 से उठ के सीधी I/2। ये एमीटर है, 0 से 2 एम्पीयर करंट लो कराना है, तो ये थोड़ी है कि जंप करके नहीं सीधी यहां से जंप करी यहां पर गई। भाई करंट तो धीरे धीरे ऐसी तो बढ़ेगी, तो करंट इंक्रीज हो रही है 0 से I/2, तो ये करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब करंट इंक्रीज होगी तो इसमें इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा, और ये इंक्रीज करंट का अपोज करेगा, दैट मींस ऐसे। ये कौन सा करंट डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा इस इंडक्टर में, जो इस करंट को 0 से I/2, दैट मींस ये कौन सी करंट है, मैक्सिमम करंट। इसको क्या ये इमीडिएटली होने देगा, ये इंड्यूस्ड करंट इस करंट को मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने में डिले कर देगा, और डिले कर देगा तो इस करंट को, ये जब करंट यहां पर पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगी इसमें ऐसे, और ये इंड्यूस्ड करंट इस करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू दैट मींस I/2 तक पहुंचने में डिले कर देगा, डिग्री घटाने की। ये बढ़ रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट इसके बढ़ने का विरोध करेगा, जबकि इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं होगी, क्योंकि ये रजिस्टर है, इसमें कोई कॉइल थोड़ी नहीं। अरे ये तो रजिस्टर है, तो इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं होगी, तो ये सीधा चला जाएगा, तो इसमें करंट तो तुरंत इमीडिएटली मैक्सिमम हो जाएगी 0 से I/2, लेकिन इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो इस मेन करंट के बढ़ने का विरोध करेगी, इसीलिए इस करंट को मैक्सिमम होने में कुछ टाइम लगेगा, है ना। इसीलिए इसमें करंट ज्यादा जा रही है और इसमें कम करंट जा रही होगी, क्योंकि ये करंट को बढ़ाएगा इंड्यूस करंट इसमें, तो ये बल्ब ज्यादा चमकेगा, तो B2 बल्ब ज्यादा ब्राइट करेगा एज कंपेयर टू B1 के। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का, कुछ समझ में आया। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या कर रहा है, विल द टू बल्ब इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम कह रहा है, तो देखो आफ्टर सम टाइम बाद, जब ये अपनी स्टेडी स्टेट को अटेंड करने में समय जरूर लगता है, इसको यहां तक ये इंड्यूस करंट इसके बढ़ने का विरोध कर रहा है ना, तो समय जरूर लगेगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये कर ही लेगा, और जैसे कर लेगा तो करंट कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, और जैसे करंट कांस्टेंट हुई तो करंट कांस्टेंट होते ही इसमें इंड्यूस करंट का कोई रोल नहीं रहेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आफ्टर सम टाइम बाद ये करंट में इंड्यूस करंट का कोई रोल नहीं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम बाद ये मैक्सिमम स्टेट जैसे ही प्राप्त करेगा, स्टेडी स्टेट प्राप्त करेगा, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा और इंड्यूस करंट 0 हो जाएगी। क्लियर है, और इंड्यूस करंट 0 हुई तो इसमें करंट और इसमें करंट कैसे जा रही है, सेम, तो दोनों बल्ब इक्वली ब्राइट होंगे। तो करंट दोनों में सेम क्यों जा रही, समझ में आया, और आफ्टर सम टाइम बाद समझ में आ रही है, क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। मैंने भी बताया था आपको, जब हम की क्लोज करते हैं तो इस करंट को जैसे ये बहुत ही टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल तक ही क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इस इंक्रीज होने का विरोध कौन करता है, ये इंड्यूस करंट, लेकिन बहुत कम समय तक बेटा। जैसे ये करंट अपनी स्टेडी स्टेट को प्राप्त करेगी, दैट मींस करंट कांस्टेंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो करंट फिर कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे करंट कांस्टेंट हुई इंड्यूस करंट का रोल खत्म हो जाएगा। समझ में आपको यहाँ तक, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। तो इसीलिए आफ्टर सम टाइम बाद ये दोनों बल्ब इक्वली ब्राइट होंगे, क्योंकि दोनों में करंट कैसे जा रही है, सेम जाएगी। तो आप ये लिख सकते हो इसको, तो कैसे लिख सकते हैं वो मैं लिख के दिखा देता हूँ, समझ में आया होगा शायद।
ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, द बल्ब B2 इन आर आर्म, ये आर आर्म B2 लगा हुआ है, लाइट अप अर्लियर देन बल्ब B1 इन एल आर्म, दिस इज बिकॉज व्हेन एस इज क्लोज्ड, जब स्विच एस को क्लोज करेंगे, द इंड्यूस्ड करंट सेटअप इन एल आर्म, इस एल आर्म में एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगी जो अपोज करेगी इस मेन करंट के बढ़ने का, एल अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर्म। और दूसरा क्वेश्चन का लिख सकते हो, आफ्टर स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब कांस्टेंट करंट इन इज अटेंड, जैसे ही क्लोज कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम बाद ये जो करंट है ये स्टेडी स्टेट में निकलेगी, 0 से I/2 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगी, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगी। और जैसी करंट कांस्टेंट हुई तो इंड्यूस EMF 0, इंड्यूस करंट 0, द सेल्फ इंडक्टेंस प्ले नो रोल, देन बोथ ऑफ बल्ब बीइंग आइडेंटिकल विल ड्रॉ इक्वल करंट, करंट इक्वल ड्रॉ हो रही एंड बिकम्स इक्वली ब्राइट। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सेकंड वाला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉइल इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स, तुमने रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है ना, लैब में देखोगे एक लकड़ी का डिब्बा सा होता है ऐसे, उसमें ऐसे क्या बनी होती हैं, बॉक्स बने होते हैं, इसमें से आप बाहर खींच सकते हो इसको, तार को, और भी बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, इसमें से तार को बाहर खींच लो और टाइट कर दो, जिस इसको अंदर दबा दोगे टच कर दो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो कॉइल इन रेजिस्टेंस बॉक्स आर मेड ऑफ डबल्ड अप इंसुलेटेड, इंसुलेटर मतलब अलग अलग बिना टच करे वायर, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स में जो कॉइल बनाते हैं वो वायर को दोहरा करके बनाते हैं, डबल करके बनाते हैं। क्यों? जानते हो रेजिस्टेंस बॉक्स में वायर को, कॉइल को डबल करके बनाते हैं जिससे सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट अवॉइड हो जाए। दैट मीन्स इंड्यूज करंट के इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉइल को, रेजिस्टेंस बॉक्स में कॉइल को डबली बाउंड करके बनाते हैं। डबली बाउंड करके बनाते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का इफेक्ट अवॉइड कैसे हो जाएगा सर? तो जरा समझते हैं। जैसे ये आपका एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया, यहां से हम एक कॉइल ले जाते हैं ऐसे, फिर इसको टर्न करके ऐसे ऐसे ले आते हैं वापस, ये डबली बाउंड करके बनाया हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस अलग अलग है, रेडियस सेम है बिल्कुल। जानते हो, एक ये वायर, जैसे ये आपका एक टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स यहीं से आपने एक सेल जोड़ा है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे नहीं है, आप सोच रहे हो ये ऐसे है, जैसे ये गया फिर इसी के ऊपर से वापस ले आए ऐसे, समझ में आया आपको? आया? यहाँ पे एक क्या होता है, लकड़ी का एक क्या होता है, ऐसे लकड़ी होती है ऐसे, इस पे एक वायर ऐसे ले गई, पहले ऐसे लपेट दिया ऐसे, और फिर ऐसे लपेटने के बाद यहीं से फिर उसे वापस ले आए इसके ऊपर ऐसे, सेम रेडियस का होगा बिल्कुल ऐसे 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 बनाते हैं ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इसमें डबली बाउंड कराने से क्या फायदा हुआ वो जरा देखते हैं। जानते हो, अगर इसमें करंट फ्लो कराई, मान लो अभी करंट इंक्रीज नहीं कर रहे, आई करंट फ्लो कराई, तो इसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे देखो ऐसे, है ना ऐसे, और जब ये लौट के आएगी तो करंट ऐसे हो जाएगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब जरा एक टर्न को देख लो कोई को, जैसे मैं इस टर्न को देख लेता हूं, तो इसमें आप इस वाले टर्न पे, जैसे मैं एक टर्न बना लेता हूं, केवल वन टर्न को समझाने की कोशिश करता हूं, साफ बना लेता हूं जरा ऐसे, और फिर इसको ऐसे दूर दूर बना दिया मैंने। अब इसमें करंट ऐसे जा रही है ऐसे, और जब लौट के आ रही है तो इसमें ऐसे है ऐसे। तो एक बात बताओ, ये जो करंट फ्लो कर रही है वो इक्वल है कैसी है? दोनों में करंट इक्वल है, दोनों के रेडियस, दोनों टर्न की रेडियस इक्वल है, अलग अलग है?
इक्वल है, दोनों का सेंटर कॉमन है। तो एक बताओ, अगर कोई कॉइल होती है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे देख के बताओ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं सेंटर पर, किधर आए, ऊपर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया ऊपर। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज कर दूं, अब करंट की डायरेक्शन कैसे हुई, क्लॉक, इसमें एंटी क्लॉक, इसमें क्लॉक। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो अब डाउनवर्ड आएगी। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है जब करंट फ्लो कर रहा होता है, तो B इक्वल टू V नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई I ओवर R, ये होता है। तो एक बात बताओ, इस कॉइल में और इस वाली कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में करंट कैसी है, सेम। रेडियस दोनों की कैसी है, सेम। ये अलग अलग नहीं है, रेडियस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। समझ में आपको, इक्वल रेडियस की दोनों, तो रेडियस भी सेम है, डबली बाउंड करके बनाया ना। तो ये तो करंट सेम, रेडियस सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, इस वाले लूप में भी और इस वाले लूप में भी। और डायरेक्शन कैसी आ रही है भाई, अपोजिट, क्योंकि ये वाले बड़े लूप में देख रहे हैं तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, देखो एंटी क्लॉकवाइज। और छोटे लूप में देख रहे हैं, इस वाले छोटा नहीं, बराबर लूप साइज का है, बोल रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसमें डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नेट, वो कितना होगा, 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। दैट मींस इस कॉइल से लिंक करने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। दैट मींस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 0। और जब इस कॉइल से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा तो कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्लक्स ही लिंक नहीं कर रहा क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब बच गया सर करंट इंक्रीज करो, क्योंकि इंड्यूस करंट कब डेवलप होती है, जब किसी कॉइल में हम करंट में इंक्रीमेंट करते हैं तो उसी कॉइल में एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है। अगर हम इसमें करंट इंक्रीज भी करते हैं, इस करंट को अगर आप इंक्रीज करोगे, अगर 1 एम्पियर थी, इसको तुमने बढ़ा के 2 एम्पियर कर दिया, अगर करंट बढ़ रही है 1 से 2 हो रही है, तो करंट बढ़ रही होगी तो दोनों में बढ़ रही होगी, एक में बढ़ रही होगी, दोनों में। और करंट दोनों में बढ़ रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों में बराबर बराबर बढ़ रहा होगा, तब भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, 0। दैट मींस इस कॉइल से लिंक करने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 रहेंगी। तो दैट मींस उस कॉइल से लिंक करने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, 0। करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट इंक्रीज होने से उस कॉइल से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 ही है, क्योंकि ये दो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वो लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो 0 रहेगा, जिससे उस कॉइल से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 ही रहेगा। तुम करंट इंक्रीज कर दोगे तब भी लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 ही रहेगा। तो करंट इंक्रीज करने से उसके फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, लिंक ही नहीं कर रहा है फ्लक्स, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। और जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमने इसमें क्या कर दिया, सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को अवॉइड कर दिया। इसीलिए कॉइल रेजिस्टेंस बॉक्स में कॉइल को डबली बाउंड करके बनाया जाता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। मैंने समझाया था इसको अभी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड एडी करंट। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा इसका। थैंक यू।